एनके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईंधन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग ईंधन क्या होते हैं जानेंगे, प्रमुख ईंधनों के बारे में जानेंगे और इनसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ईंधन क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके दहन के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है उनको हम लोग ईंधन कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रमुख ईंधनों के नाम लिख रखा है और उन्हीं से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक एक को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले लिखा है बायोगैस। क्या लिखा हुआ है? बायोगैस, जिसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। काफी प्राकृतिक ईंधन होता है। इसके दहन से बहुत सारे आप कह सकते हैं कि हानिकारक पदार्थ नहीं निकलते हैं, तो इसलिए काफी यूजफुल ये गैस मानी जाती है। अब परीक्षा में पूछता है कि जो गोबर गैस या बायोगैस होती है वो किन गैसों का मिश्रण होता है या उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो एक्चुअल में जब ऐसे आपसे प्रश्न पूछे कि गोबर गैस में या बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो आप बताएंगे मीथेन। इसको बताएंगे CH4, मीथेन बताएंगे। और उस तरीके से देखा जाए तो इसमें मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो दो गैसों का मिश्रण है ये, मीथेन का और किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यदि इस तरीके से प्रश्न पूछे कि बायोगैस या गोबर गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो आप मीथेन का नाम लेंगे। एक्चुअल में जो गोबर होता है वो रुमिनेंट जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, जुगाली करने वाले जंतुओं से प्राप्त किया जाता है और उनकी आंत में मेथनोजन नामक जीवाणु होते हैं और उन मेथनोजन जीवाणु की वजह से उनके भीतर जो सेलुलोज होता है उसका पाचन होता है, जिसके फलस्वरूप गोबर का निर्माण होता है। यही कारण है कि गोबर का जब किण्वन कराया जाता है, मतलब सिंपल भाषा में गोबर को जब सड़ाया जाता है तो उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि मेथनोजन जीवाणु जो होते हैं उसकी वजह से गोबर का निर्माण होता है, क्योंकि आंत में वही पाए जाते हैं उन जंतुओं के। और यही कारण है कि गोबर में मीथेन नामक गैस होती है। इसी के दहन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो गैसों का मिश्रण पूछे तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रमुख गैस पूछे तो मीथेन को आप बताएंगे। दूसरी यहाँ पे दूसरा ईंधन लिखा हुआ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। काफी इसको स्वच्छ ईंधन माना जाता है कि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। तो कभी कभी सीधे ऐसे प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे स्वच्छ ईंधन है, तो उसमें इस तरीके से आपको बायोगैस, CNG, LPG, कोल गैस, पेट्रोल ऐसे नाम देगा। तो उसमें से जब भी CNG आए तो आप CNG वाला ऑप्शन ही सही करेंगे। तो CNG काफी एक स्वच्छ ईंधन है। इसका पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब पूछता है कि ये CNG जो होता है किन गैसों का मिश्रण होता है। तो एक्चुअल में जो CNG है, देखिए CNG 3 अक्षर इसमें भी हैं, तो ये 3 गैसों का मिश्रण भी होता है। किन 3 गैसों का? इसमें होता है मेथेन के बाद इसमें होता है एथेन, और एथेन के बाद इसमें होता है, ऐसे लिख देते हैं, मेथेन प्लस एथेन, और प्लस होता है इसमें प्रोपेन। तो 3 गैसों का ये मिश्रण होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है। और आजकल शहरों में खास करके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उन शहरों में प्रदूषण का लेवल काफी हाई हो गया है, इसलिए वहां के जो लोकल वाहन होते हैं उनमें आजकल ईंधन के रूप में CNG का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनसे प्रदूषण का लेवल बहुत कम होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो CNG का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? वाहनों में। अब इनको कैसे याद रखेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन? तो इसके लिए एक ट्रिक आप बना सकते हैं कि जो CNG होता है किसमें भरा जाता है? वाहनों में। और वाहन आजकल चलने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? मैप का। गूगल मैप का आप नाम सुने हैं, तो मैप का यूज करते हैं। तो आप इससे एक ट्रिक बना सकते हैं, मैप, MAP। और इस तरीके से CNG वाली तीनों गैसों को आप याद कर सकते हैं, M फॉर मीथेन, A फॉर एथेन और P फॉर प्रोपेन। तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि CNG जो वाहनों में भरे जाते हैं, वाहन चलने के लिए मैप का यूज कर रहे हैं, और मैप ही हमारा ट्रिक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं।
इसके बाद अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं। और सबके घर पे एलपीजी सिलेंडर होता है, उस एलपीजी सिलेंडर में यही एलपीजी गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस भरी होती है। समझ में बात आई? काफी हाई प्रेशर पे इसको भरा जाता है, तो होती तो गैस है लेकिन प्रेशर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस नाम रखा गया है। अब पूछेगा परीक्षा में कि ये जो एलपीजी होता है किन गैसों का मिश्रण होता है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो एलपीजी होता है वो दो गैसों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन। तो ये जो एलपीजी होता है किन दो गैसों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, बीपी। क्या याद कर सकते हैं? बीपी। जब गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारा बीपी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो इससे याद कर सकते हैं कि जब रेट बढ़ता है तो बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होने पर बी फॉर ब्यूटेन, पी फॉर प्रोपेन। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप इन दो गैसों के मिश्रण को याद कर सकते हैं जो एलपीजी में पाया जाता है। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि जो एलपीजी गैस होती है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, वो गंध किस पदार्थ के कारण होती है? तो उस पदार्थ का भी आप नाम याद रखेंगे। जो गंध होती है एलपीजी की वो मेथिल मरकप्टेन की वजह से होती है। किसकी वजह से? मेथिल मरकप्टेन। ठीक है, तो एलपीजी गैस की गंध के लिए उसमें मेथिल मरकप्टेन मिलाया जाता है, और उसमें जलाया किसको जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अब बड़ी आसानी से एलपीजी को याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कोल गैस। एक्चुअल में जो कोयला होता है, कोयले को जब जमीन के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है, कोयला भी एक प्रकार का ईंधन है। जब उसको जमीन के नीचे से निकाला जाता है तो उसमें गैस प्राप्त होती है, और उसी गैस को कहते हैं कोल गैस। तो अब जानने वाली बात ये है कि ये कोल गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो कोल गैस में भी तीन गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तीन गैसें मिलती हैं तो कोल गैस का निर्माण होता है, और इसका भी प्रयोग एज ए फ्यूल के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है। तो आप इससे याद रखेंगे कि कोल गैस कोयले से, मतलब कोयले का निष्कर्षण जब होता है तो वहां से निकाली जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। इसके बाद अगला लिखा है पेट्रोल और डीजल। क्या लिखा है? पेट्रोल और डीजल। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो पेट्रोल और डीजल होते हैं, इवन ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। किस ईंधन की श्रेणी में? जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में। क्यों जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं? क्योंकि लाखों करोड़ वर्ष पूर्व जो है जीवधारियों के पृथ्वी के नीचे दबने से और उनको संपीड़ित होकर गैस के रूप में कन्वर्ट हो गए, तो इसीलिए जो जीवधारी का अवशेष जमीन के नीचे से निकाला जाता है उनको जीवाश्म कहा जाता है। क्योंकि जीवधारियों के अवशेष से ये बने हैं, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो परीक्षा में से प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? उसमें डीजल हो, पेट्रोल, कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ हो, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, केरोसिन, इवन कोयला भी पूछे तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में भी आता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक और चीज जान लीजिए, जो पेट्रोल होता है कहां से निकाला जाता है? पेट्रोलियम ईंधन जितने भी होते हैं ये सभी के सभी नीचे, जमीन के नीचे, चट्टानों के नीचे से निकाले जाते हैं, इसलिए इनका नाम नहीं रखा गया पेट्रोलियम पेट्रागोनोलियम। पेट्रा का मतलब इस पेट्रोल से होता है, सॉरी, पेट्रा का मतलब चट्टान से होता है, और ओलियम का मतलब तेल से होता है। तो चट्टान के नीचे से जो तेल निकाला जाता है उन्हीं को बोला जाता है पेट्रोलियम ऑयल। तो ये जितने भी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सभी के सभी पेट्रोलियम ईंधन भी हैं, जीवाश्म ईंधन भी इनको कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि ये जो पेट्रोल और डीजल होते हैं ये जमीन के नीचे जो चट्टान होते हैं चट्टान में ड्रिल करके और उनके नीचे से इन ऑयल्स को निकाला जाता है, इसलिए इनका नाम पेट्रोलियम पड़ा हुआ है। तो जो जहां से इनको निकाला जाता है उनको हम लोग बोलते हैं तेल का कुआं। क्या बोलते हैं? तेल का कुआं। तो अब इससे प्रश्न पूछता है डीजल पेट्रोल संबंधी कि सबसे पहले तेल का कुआं कहां खोदा गया था? तो आप इसको नोट करें कि विश्व में सबसे पहले तेल का कुआं अमेरिका में खोदा गया था।
कहाँ खोदा गया था? अमेरिका में। अमेरिका में इस जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया। जगह का नाम क्या है? पेंसिल्वेनिया। तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। कब खोदा गया था? 1859 में। समझ में बात आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार ये कि दुनिया का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, कब खोदा गया था? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859। यदि यही प्रश्न पूछे कि भारत में तेल का कुआं कब खोदा गया था, तो इसके 8 साल बाद, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, कितने साल बाद? 8 साल बाद। कहाँ खोदा गया था? तो असम में, असम के माकुम में। जगह का नाम क्या है? माकुम। असम के माकुम में 8 साल बाद, यानी कब खोदा गया? 1867 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया में पहला तेल का कुआं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया और भारत में 1867 में असम के माकुम में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया। समझ में बात आ रही है? इसके बाद पेट्रोल से पूछता है, जो डीजल और पेट्रोल होते हैं सब कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। तो कभी कभी ये पूछता है कि पेट्रोल में या डीजल में कार्बन के परमाणु कहां से कहां तक होते हैं। तो आप इसको याद करें कि पेट्रोल जो होता है उसमें कार्बन के परमाणु कितने होते हैं? 5 से लेके 8 तक। कितने होते हैं? 5 से लेके 8 तक। जिस पेट्रोलियम ईंधन में कार्बन के परमाणु होंगे उसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल का एक नाम और भी होता है गैसोलीन। पेट्रोल का एक नाम और क्या होता है? गैसोलीन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पेट्रोल को ही गैसोलीन के नाम से जाना जाता है और गैसोलीन में कार्बन के परमाणु कितने से कितने होंगे? 5 से लेके 8 तक। इसके बाद जो दूसरा है पदार्थ वो है डीजल। काफी इंपॉर्टेंट है। जितने हैवी वाहन होते हैं, भारी वाहन, सबको चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। इसी का यूज किया जाता है मुख्य रूप से ईंधन के रूप में। तो डीजल भी सेम इसी तरीके, इसमें कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? 8 से लेके 16 तक। ठीक है, 5 से लेके 8 तक इसमें हो गया। तो इसमें कैसे 9 से लेके 16 तक। 9 से लेके 16 तक कार्बन के परमाणु जब रहेंगे तो वो कहलाएगा डीजल। तो इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि डीजल में कार्बन के परमाणु कहां से कहां तक होते हैं, पेट्रोल में कार्बन के परमाणु कहां से कहां तक होते हैं। एक और बात कि डीजल और पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए एक नंबर का यूज किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए जो नंबर यूज करते हैं उसको बोला जाता है ऑक्टेन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन नंबर। और डीजल की गुणवत्ता को मापने के लिए जो नंबर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं C10 नंबर। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्टेन नंबर किसकी गुणवत्ता को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए माना जाता है कि 87 से लेकर 94 के बीच में ऑक्टेन नंबर होता है। 87 ऑक्टेन नंबर, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर मिलेगा वो पेट्रोल उतना ही उच्च क्वालिटी का होगा। तो यदि 87 ऑक्टेन नंबर है तो निम्न किस्म का पेट्रोल है। यदि 94 के आसपास उसका ऑक्टेन नंबर जा रहा है तो काफी हाई क्वालिटी का पेट्रोल माना जाता है। आजकल पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए एक यौगिक का प्रयोग किया जा रहा है। उस यौगिक का नाम है टेट्रा एथिल लेड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। पूछता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को, यानी ऑक्टेन नंबर, मैंने बताया ऑक्टेन नंबर अधिक रहेगा तो गुणवत्ता अच्छा रहेगा। तो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड। और यही लेड जो सीसा होता है पेट्रोल से जब उत्सर्जित होता है तो काफी प्रदूषण फैलाता है। तो पेट्रोल तो अच्छे किस्म का हो जाता है लेकिन उसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण होता है। इसीलिए शहरों में पेट्रोल वाले वाहनों को न चला के सीएनजी वाले वाहनों को मैंने बताया है कि यूज किया जाता है। सीएनजी ईंधन के रूप में यूज किया जाए, इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगला हम लोग का ईंधन लेते हैं जल गैस। क्या लेते हैं? जल गैस, वाटर गैस। क्या होता है? दो गैसें यहाँ पे सेम कई तरीके की लिखी गई हैं, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। एक्चुअल में जो जल गैस होती है, सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जल गैस किन गैसों का मिश्रण होता है।
और प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। चूंकि दोनों समान प्रकार की गैसें हैं इसलिए इनके ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो जल गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, वाटर गैस, और जो प्रोड्यूसर गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। समझ में आ रही है? जो जल गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, और जो प्रोड्यूसर गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। अब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूसर गैस का है कि जल गैस का है। तो देखिए बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि जल गैस और जल में होता है हाइड्रोजन, तो बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं कि जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन होगा वो जल गैस का होगा मिश्रण, और जो जिसमें जो दूसरा वाला होगा कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का जो मिश्रण होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर गैस। और वैसे भी एक और तरीका याद करने का है, जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास पैसा होता है, और पैसा मतलब नोट यानी एड से याद कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप इन सबको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट वाला ईंधन पढ़ते हैं, गैसोहॉल। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग अगला ईंधन पढ़ते हैं गैसोहॉल। यहाँ पे मैंने लिखा है गैसोहॉल। अभी मैं बता रहा था आपको जो पेट्रोल होता है उस पेट्रोल को गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गैसोलीन। तो ये जो देखिए गैसोहॉल है, तो गैसों में, गैसों का मतलब हो गया गैसोलीन, गैसों का मतलब क्या हो गया? गैसोलीन। और हॉल, हॉल मतलब ऑल से, हॉल का मतलब होता है एल्कोहल। तो होता क्या है कि जब गैसोलीन में एल्कोहल मिला देते हैं, गैसोलीन में क्या मिला देते हैं? एल्कोहल। तो अब उसको ना पेट्रोल बोलेंगे ना एल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि दोनों का मिश्रण हो गया। तो उन दोनों के मिश्रण को हम नाम देते हैं गैसोहॉल। क्या क्या मिलाते हैं? पेट्रोल यानी गैसोलीन रहेगा कितना परसेंट? 90%। ठीक है। और इसमें एल्कोहल, और एल्कोहल का नाम कौन सा एल्कोहल? एल्कोहल कई प्रकार का होता है। यहाँ पे लोग एथेनॉल का, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का यूज करते हैं। और ये हो जाएगा 90%, ये हो जाएगा 10%। देखिए, और इस तरीके से गैसोलीन प्लस एथेनॉल, तो इसमें का गैसो ले लेंगे और ऑल का इसमें से ऑल ले लेंगे तो हो जाएगा गैसोहॉल। बात समझ में आ रही है? तो एक गैसोलीन और एथेनॉल को मिलाने पे जो ईंधन बनता है उसको बोलते हैं गैसोहॉल। इसमें आपका गैसोलीन होगा 90% और एथेनॉल होगा 10%। इसका जो है यूज आजकल, गैसोहॉल का यूज जो है इस पेट्रोल के जगह पे, पेट्रोल की जगह पे आजकल गैसोहॉल का यूज किया जा रहा है। इसी का एक वैकल्पिक ईंधन है या वैकल्पिक रूप कह सकते हैं कि पेट्रोल का ही वैकल्पिक रूप है गैसोहॉल। आजकल पेट्रोल की जगह पे इसी का यूज किया जाता है। इसका फायदा क्या है कि जो गैसोहॉल होता है पेट्रोल की अपेक्षा कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसका उत्सर्जन जो होता है पेट्रोल में ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। यही नहीं, ये जो होता है गैसोहॉल और पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता भी होता है। इसके अलावा जो इंजन होता है जिसमें इसको डालते हैं उसकी जो नॉकिंग का जो टाइम होता है उसको भी ये घटा देता है। तो इंजन के नॉकिंग टाइम को भी रिड्यूस करता है गैसोहॉल, ये भी इसका एडवांटेज है। और एक और बात कि इसमें जो एथेनॉल मिला है 10%, वो मैं भी बता रहा हूँ पेट्रोल की गुणवत्ता कैसे चेक करते हैं? ऑक्टेन नंबर से। तो ये जो एथेनॉल होता है जब इस पेट्रोल में यानी गैसोलीन में मिलाते हैं तो ये एथेनॉल उस पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को भी बढ़ा देता है, अर्थात इसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा देता है। तो इस तरीके से पेट्रोल यानी गैसोलीन और एथेनॉल को मिला के गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। और एक काफी महत्वपूर्ण ईंधन कह सकते हैं कि आधुनिक समय में पेट्रोल की जगह पे सीधे सीधे इसका यूज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां जो अपने देश में पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना अनिवार्य करती है। जैसे ब्राजील इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि ब्राजील में पेट्रोल नहीं चल रहा है बल्कि वहां पे क्या मिल रहा है? गैसोहॉल मिल रहा है। तो आई होप आपको ये सारे ईंधन समझ में आ गए होंगे। इनसे किस तरीके के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट में चीज आपको बता देते हैं कि कभी भी आपसे पूछे कोशिकीय ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है। एक और ईंधन की बात है जिसको भी जान लेते हैं। पूछे परीक्षा में कि कोशिकीय ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कोशिकाओं में ईंधन के रूप में कौन किसका प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज।
तो ये भी एक ईंधन से संबंधित प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन के नाम से ग्लूकोज को जाना जाता है, C6H12O6 को जाना जाता है। तो आई होप आपको ईंधन वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पढ़ के मजा भी आया होगा और आप इससे संबंधित प्रश्न भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।